गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, MDH का सब्जी मसाला, जो हमेशा याद रखे, MDH सब्जी मसाला। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। महिलाओं के लिए सर्वाधिक भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। आज देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, कोरोना वायरस को लेकर करेंगे चर्चा। नोएडा में बनेगा 400 बेड का आइसोलेशन वार्ड। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने राज्यसभा सदस्य की शपथ ली। विपक्ष के कुछ सांसदों ने किया हंगामा। सफदरजंग अस्पताल में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज ने की आत्महत्या। सिडनी से वापस लौटा था 35 वर्षीय शख्स। और सेंसेक्स 2000 अंक की बड़ी गिरावट के बाद सुधरा, निफ्टी में भी रिकवरी। न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, निर्भया के दोषियों की फांसी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। और आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन को क्यूरेटिव याचिका ये खारिज कर दी गई है और ये कल सुबह 5:30 पर ये फांसी होगी। तो लगातार बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां निर्भया के दोषियों की फांसी का जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन की क्यूरेटिव याचिका जो खारिज कर दी गई है और ये आपको बता दें उनकी फांसी कल यानी कि सुबह 5:30 पर होगी। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता समीर दिल्ली से जुड़ गए हैं। समीर, जिस तरह से बताया जा रहा है, बड़ी खबर आ रही है कि निर्भया के दोषियों की फांसी का जो रास्ता है वो पूरी तरह साफ हो चुका है। क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है अब इसी दौरान? जी कंचन, आपने बिल्कुल सही कहा। निर्भया के दोषियों को कल सुबह 5:30 बजे फांसी दे दी जाएगी। जिस तरह से उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे थे कि पिटीशन लगाने का उनका रीजन ये था कि फांसी को टाल दे रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित किया है कि अब हो सकता है कल सुबह 5:30 बजे उन चारों दोषियों को फांसी दे दी जाए। जी, तो समय जिस तरह से बताया जा रहा है कि फांसी हो जाएगी सुबह 5:30 पर, तो इसी के साथ जो निर्भया की मां है वो जिस तरह से स्ट्रगल कर रही थी, अब उनका क्या कुछ कहना है? कितनी खुशी देखने को मिल रही है उनको? देखिए, निर्भया की मां के चेहरे पर खुशी अलग ही जाहिर हो रही है, क्योंकि वो 7 साल से इस केस को लड़ रही थी और आज उन्हें लग रहा है कि वो जीत गई है इस केस को। उनकी बेटी का जो अब इंसाफ मिलेगा। कल जिस तरह से निर्भया की मां ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मुझे अब नहीं लगता कि उनकी फांसी किसी भी रूप में टाली जाए या कोई ऐसी बात हो जिसको मैं लेकर अब आगे सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति के पास कोई पिटीशन दायर की गई है तो उससे उनकी फांसी रोकथाम की जाए। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को फांसी ही दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सब कदम उठाते हुए आज जो पिटीशन दाखिल की गई थी उसको खारिज कर दिया है। काजल जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया समीर तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां निर्भया के दोषियों की फांसी का जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ हो गया है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन की क्यूरेटिव याचिका वो खारिज कर दी गई है और ये आपको बता दें कि फांसी कल सुबह यानी कि 5:30 पर होगी। चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर कोरोना वायरस को देखते हुए पटना हाई कोर्ट में ऐतिहासिक फैसला हुआ है। जी हां, आपको बताते चले कि पटना हाई कोर्ट में अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वकील जज के साथ ये वकील बहस करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि आज से ही शुरू हो जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बहस। तो लगातार बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां कोरोना वायरस को देखते हुए पटना हाई कोर्ट में ऐतिहासिक फैसला हुआ है।
लगातार बड़ी खबर है, जहां कोरोना वायरस को देखते हुए पटना हाईकोर्ट में ऐतिहासिक फैसला हुआ है और पटना हाईकोर्ट में जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वकील जज के साथ वकील बहस करेंगे। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सुरेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, बड़ी खबर है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देश में जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर एक दहशत का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, लोगों में एक डर बैठा हुआ है, तो इसी को लेकर अब कोरोना वायरस को देखते हुए पटना हाईकोर्ट में ऐतिहासिक फैसला हुआ है। जी 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 हाँ जी, बताया जा रहा है जी, ये वायरस जो वहाँ बिहार में भी ज्यादा फैला हुआ है, इस वजह से बहस होगी, वकीलों और जज में बहस होने वाली है। तो इस वजह से वहाँ पर कोर्ट में वकीलों में और बहस में इस कोरोना वायरस के बारे में ही बहस होनी है कि इसका वायरस ज्यादा फैल रहा है, इसके बारे में पूछा जाएगा। और जैसे भी जो भी होता है भी बताएं, मैं बताता हूँ आपको। जी तो सुरेंद्र जी 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 बोले। जी सुरेंद्र, जिस तरह से बताया जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट में अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वकील जज के साथ बहस करेंगे, कितने बजे की जाएगी बहस और कब से? जी ये बहस है, आज का ही टाइम है, आज ही बहस होनी है। और ये वकील और जज में आपस में बहस होनी है। अब इसमें जो वायरस फैल रहा है इसका, कोरोना वायरस का, इस बारे में बहस होनी है जी। और हाँ जी। तो सुरेंद्र, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर जहां देश भर में एक डर का माहौल है, तो दूसरी तरफ इसको लेकर प्रशासन अलर्ट नजर होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसी को लेकर जो जनता है, वो पब्लिक है, वो किस तरह से जागरूक हो रही है इस वायरस को लेकर? जी पब्लिक तो डरी सकती सी है, और पब्लिक में तो डर एक है, बहुत ज्यादा चिंता पड़ा है। कोई भी आदमी बाहर नहीं जाने पा रहा है, जाते हुए कर रहा है कि बाहर जाते हुए डर रहा है कि कहीं वायरस ना फैल जाए। और इसमें प्रशासन भी पूरे जोर शोर से लगा हुआ है। प्रशासन भी चाहता है कि पूरी ही पब्लिक को राहत दी जाए। और इस बारे में प्रशासन भी पूरे उसमें एक्शन में है। और आज इस विषय में प्रधानमंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रख रहे हैं दिल्ली में, और कहा गया है आज शाम को 8 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है कोरोना वायरस के ही उसमें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार बड़ी खबर है, चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर। तेलंगाना से बड़ी खबर है, जहां तेलंगाना में आज से 10वीं कक्षा की परीक्षा, और आपको बताते चले कि 2530 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं इसी को लेकर, और सैनिटाइजर, बोर्ड, बटले और मास्क की छात्राओं को अनुमति दी गई है। तो लगातार बड़ी खबर है, और हर एक परीक्षा केंद्र में 2 डॉक्टरों की नियुक्ति भी की गई है। तो लगातार बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, तेलंगाना से आपको दिखा रहे हैं, जहां तेलंगाना में आज से 10वीं कक्षा की परीक्षा हो रही है और 2530 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और इसी के साथ आपको बताते चले कि सैनिटाइजर, बोर्ड, बटले और मास्क की छात्रों को अनुमति भी दी गई है। और इसी के साथ हर एक परीक्षा केंद्र में 2 डॉक्टरों को भी नियुक्त किया गया है। तो बड़ी खबर है, तेलंगाना से आपको दिखा रहे हैं, जहां तेलंगाना में आज से 10वीं कक्षा की परीक्षा शुरू हो चुकी है। 2530 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और इसी के साथ सैनिटाइजर, वार्ड, बटले और मास्क की छात्राओं को भी अनुमति दे दी गई है। और इसी के साथ हर एक परीक्षा केंद्र में 2 डॉक्टरों की नियुक्ति भी किया गया है। तेलंगाना से बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां तेलंगाना में आज से 10वीं कक्षा की परीक्षा शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि 2530 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और इसी के साथ सैनिटाइजर, वार्ड, बटले और मास्क की छात्राओं को अनुमति दे दी गई है। और हर एक परीक्षा केंद्र में 2 डॉक्टरों को नियुक्त भी किया गया है। तो तेलंगाना से आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिलीप पवार जुड़ गए हैं। दिलीप, बड़ी खबर है तेलंगाना से, जहां आज से 10वीं कक्षा के परीक्षा शुरू हो गई है, जिसको लेकर वायरस की अगर बात करें, वायरस को लेकर यहाँ क्या इंतजाम किए गए हैं? ये आपको बता दो, आज तेलंगाना में 10वीं परीक्षा का शुरू हो गया है, और इसमें 2530
परीक्षा केंद्र बनाया गया है और हर एक परीक्षा कक्षा में 20 लोगों को ही 20 छात्रों को अनुमति दी गई है और कहीं ना कहीं सरकार कोरोना वायरस को लेकर भी सख्त कदम उठाए गए और 2 डॉक्टरों को भी नियुक्त किया गया हर एक परीक्षा केंद्र के पास। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार तेलंगाना से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां तेलंगाना में आज से 10वीं कक्षा की परीक्षा शुरू हो चुकी है। 2530 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इसी दौरान आपको ये भी बताते चले कि सैनिटाइजर और वार्ड बटले और मास्क की छात्राओं को अनुमति भी दे दी गई है और हर एक परीक्षा केंद्र में 2 डॉक्टरों को नियुक्त भी किया गया है। चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर। विदिशा से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आपको बताते चले कि सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है और आपको ये भी बता दें कि ये जो पूरा मामला बताया जा रहा है 11 रसपुर थाना क्षेत्र का ये बताया जा रहा है। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हो गई है और सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। तो बड़ी खबर है विदिशा से है, जहां सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई है और ये पूरा मामला 11 रसपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आपको ये बता दें जो हादसा हुआ है एक अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ है और जो मौके पर ही युवक की मौत हो गई है। तो इसमें तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, बड़ी खबर है विदिशा से, जहां सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। बिल्कुल करिश्मा जी, मैं बताना चाहूंगा ये मामला विदिशा से लेके 11 थाना क्षेत्र का है और 11 थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर देर रात की ये घटना बताई जा रही है, जहां करीब 1 बजे एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी है, जिसमें मौके पर ही है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल लेके गए। यहाँ पर पीएम इसका कराया गया है और परिजनों को सौंपा गया है और पुलिस जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और अज्ञात वाहन के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार विदिशा से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई है और 11 रसपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अज्ञात वाहन की टक्कर से ये हादसा हुआ है, जहां मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर। विदिशा से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आपको बताते चले कि 11 रसपुर और हैदरगढ़ क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि देखने को मिली है और इसी के साथ फसलों को भारी नुकसान की जताई जा रही है आशंका। ओलावृष्टि से किसानों के चेहरे पर उदासी छाई है और किसानों की मांग सर्वे कर उचित मुआवजे की देश सरकार लगातार मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बताते चले कि कलेक्टर ने तहसीलदार को दिए हैं जांच के आदेश। तो लगातार विदिशा से बड़ी खबर है, जहां पर 11 रसपुर और हैदरगढ़ क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि देखने को मिली है। इसी के साथ फसलों को भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है और इसी के साथ आपको बताते चले कि किसानों को भी एक जो उम्मीद थी वो उम्मीद ढलती हुई नजर आई है इसी दौरान। तो इससे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता विनोद सूर्यवंशी जुड़ गए हैं। विनोद, बड़ी खबर है विदिशा से, जिस तरह से बता दें आपको कि 11 रसपुर और हैदरगढ़ क्षेत्र में एक भारी ओलावृष्टि देखने को मिली है। तो इसी दौरान फसलों को कितना नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है? बिल्कुल करिश्मा जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो विदिशा का हैदरगढ़ और 11 क्षेत्र है, वहाँ पर कल सुबह की ये घटना है। यहाँ पर भारी मात्रा में ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसान बहुत चिंतित हैं। साथ ही मामले की उचित जांच कर मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने यहाँ चक्का जाम भी किया है और प्रशासन के पहुंचने के बाद में आश्वासन के बाद यहाँ लोगों ने चक्का जाम खोला है। साथ ही यहाँ भारी नुकसान की जो है वो एक आशंका यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन कितना नुकसान यहाँ हुआ है ये सर्वे के बाद ही पता चल पाएगा। साथ ही कलेक्टर ने मामले को देखते हुए तत्काल राजस्व अधिकारियों को तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि उचित जांच कर क्षेत्र के किसानों की फसलों का जो है उचित जांच की जाए। जी चलिए विनोद, बनी रहिएगा हमारी अगली खबर के साथ। तो इस लगातार विदिशा से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां ओलावृष्टि देखने को मिली है और इसी के साथ किसानों पर एक जो मायूसी है वो देखने को मिली है इसी दौरान।
चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर। विदिशा से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जहां अवैध सागौन की लकड़ी जब्त की गई है और आपको ये भी बताते चले कि लटेरी दक्षिण वन परिक्षेत्र की ये कार्यवाही की गई है और करीब 6 नग सागौन की लकड़ी की जब्त की गई है और मौके से भागने में कामयाब रहे आरोपी। अज्ञात लोगों के खिलाफ वन विभाग ने ये मामला दर्ज कर लिया गया है। तो विदिशा से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर है, जहां अवैध सागौन की लकड़ी जब्त की गई है और लटेरी दक्षिण वन परिक्षेत्र की ये कार्रवाई की गई है। करीब 6 नग सागौन की लकड़ी को जब्त कर लिया गया है और इसी के साथ आपको बता दें कि आरोपी है वो भागने में भी कामयाब हो पाए हैं। तो विदिशा से लगातार आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां अवैध सागौन की लकड़ी जब्त कर ली गई है और लटेरी दक्षिण वन परिक्षेत्र की ये कार्यवाही की गई है, जिस दौरान ये बड़ा मामला सामने आया है और करीब 6 नग सागौन की लकड़ी जब्त कर ली गई है। मौके से भागने में कामयाब भी रहे आरोपी। तो लगातार विदिशा से आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां अवैध सागौन की लकड़ी जब्त कर ली गई है। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता एक बार फिर से विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, बड़ी खबर है, जहां अवैध सागौन की लकड़ी जब्त कर ली गई है लटेरी दक्षिण वन परिक्षेत्र की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिल्कुल करिश्मा जी, देखिए क्या है, लगातार यहाँ पर अवैध चोरी का, लकड़ी चोरी का जो मामले हैं वो लगातार सामने आते रहते हैं और इसी दौरान जो है वन विभाग ने यहाँ ये कार्रवाई की है, जिसमें आरोपी तो अपने वाहन सहित, बाइक सहित भागने में सफल हो गए हैं, लेकिन वन विभाग ने लकड़ी को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है कि कौन आरोपी है ये। और देखिए, इस तरीके के जो क्षेत्र में लकड़ी कटाई के मामले हैं वो लगातार सामने आते रहते हैं और ये जो घटना है वो देर रात की घटना बताई जा रही है और 6 नग जो है वन विभाग ने जब्त किए हैं और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। करीब 7 से 8 हजार रुपए लकड़ी की कीमत जो है वो बताई जा रही है। जी, तो विनोद, जिस तरह से बताया है कि एक कार्यवाही देखने को मिली है इसी दौरान, तो ये जो मामला बताया जा रहा है कि अवैध सागौन की लकड़ी जो जब्त की गई है, तो कब से ये मामला चलता हुआ नजर आ रहा था? ये देखिए क्या है, लगातार मामले तो लगातार क्या है, ये क्षेत्र जो है यहाँ पे ज्यादा जंगल होने की वजह से आज दिन ये लकड़ी चोरी के मामले सामने आते रहते हैं और भारी मात्रा में यहाँ जंगल की कटाई भी जो है वो भी सामने आती रहती है। हाल ही में कुछ दिन पहले अवैध कटाई को लेकर जिला अधिकारी ने 2 वन रक्षकों को निलंबित भी किया था, लेकिन ये इस पर लगातार ये सामने आने के बावजूद भी कोई ठोस कदम वन विभाग द्वारा नहीं उठाए जाते हैं जिससे कि वन सुरक्षा की जाए। जी, तो विनोद, जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज कर लिया गया है और एक आरोपी भागने में फरार हो गया है, तो वन विभाग कब तक इन बदमाशों को पकड़ने में कामयाब हासिल कर पाएगी? देखिए, बात हमारी वन विभाग के अधिकारियों से हुई है, उनका कहना है कि लगातार इन घटनाओं को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही इस घटना के जो आरोपी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है और जल्दी ही उन लोगों को पकड़ लिया जाएगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार विदिशा से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां अवैध सागौन की लकड़ी जब्त कर ली गई है। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बागी विधायकों से मिलने के लिए बेंगलुरु गए हैं और इसी दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर हमला किया है। जी हां, आपको बताते चले, इसी दौरान उन्होंने ये कहा है कि सिंह जिन विधायकों से मिलने गए थे, उन्होंने ये कहा है कि उनकी वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और वे कांग्रेस से इस्तीफा देने का प्रमुख कारण है। भारत में कोरोना वायरस का खौफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर भारत में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों में इजाफा भी देखने को मिल रहा है और आपको बताते चले कि इस बीच राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के एक मरीज ने आत्महत्या कर ली है और दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज ने खुदकुशी कर ली है और मरीज ने 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी है। और आपको बताते चले कि 35 वर्षीय मृतक हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से वापस लौटा था और जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस से पीड़ित ये युवक है जो पिछले 1 साल से सिडनी में रह रहा था। कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे और कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के बीच उनका यह संबोधन होगा। आपको बताते चले कि वह इस जानलेवा वायरस को खत्म करने की कोशिशें
पर ये देश से चर्चा करेंगे। और आपको ये भी बताते चले कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मार्च 2020 को रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे, जिसमें वह कोरोना वायरस को लेकर मुद्दों और इससे निपटने को लेकर प्रयासों पर यह बात करेंगे। और बता दें आपको कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 151 हो गई है और वहीं 151 लोगों के 25 विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। तो कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। इसी के साथ आपको बताते चले कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के बीच उनका यह संबोधन होगा। वह इस जानलेवा वायरस को खत्म करने की कोशिशों पर देश से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और प्रधानमंत्री कार्यालय में ट्वीट करते हुए कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मार्च 2020 को रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे और जिसमें वह कोरोना वायरस को लेकर मुद्दों और इससे निपटने को लेकर प्रयासों पर यह बातचीत करने वाले हैं। आपको बताते चले कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 151 हो गई है और 151 लोगों में 25 विदेशी नागरिक हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की समय सीमा बुधवार को समाप्त होने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले और उच्च सदन के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह सहित 37 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर गया है। और आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 17 राज्यों में 26 मार्च को चुनाव कराए जाने की घोषणा की थी और इसी तरह अब सिर्फ 18 सीटों पर अगले हफ्ते यानी कि गुरुवार को चुनाव कराए जाएंगे। और राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र में रिक्त हो रही 7 सीटों और तमिलनाडु में 6, बिहार में, पश्चिम और बंगाल 5-5 सीटों, ओडिशा की अगर बात करें ओडिशा में 4, हरियाणा एवं असम में 3 सीट, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 2-2 और साथ ही हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में 1 सीट पर उम्मीदवारों को संबंधित निर्वाचन अधिकारियों ने निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया है। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ओके इंडिया। नमस्कार।